हेलो एवरीवन, सभी का वेलकम है वाई टी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। शुरू करेंगे आज की क्लास को जुलाई 31 के इस एडिटोरियल के साथ। ये आर्टिकल बहुत प्यारा लिखा हुआ था, लेकिन जुलाई 31 को हमने कवर नहीं किया था, तो आज की क्लास में इसको कवर करेंगे। ये आर्टिकल है रैप ऑन द नकल्स और बात करता है काउ विजिलेंटिज्म की या गो हत्या के नाम पे होने वाली मॉब लिंचिंग की। मॉब लिंचिंग के मामले पे सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, क्या उनका स्टैंड या पोजीशन है, इस आर्टिकल में समझाया गया है। चलिए शुरू करेंगे आर्टिकल को अपने क्विज के साथ में। ड्यूरिंग द क्लास आपसे वोकैब, ग्रामर, जो भी पॉइंटर्स शेयर किए जाएं इस क्विज पे आपको अप्लाई करने हैं। ऊपर कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस हैं, नीचे आपको ग्रामर वोकैब के मिलेंगे। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में आपको करवाता हूँ इस क्विज के। आइए क्लास को शुरू करते हैं। ऑलराइट, कह रहा है जी रैप ऑन द नकल्स। देखिए, रैप का मतलब होता है हल्का सा थप्पड़, छोटा सा आप हाथ से मारते हैं ना, जो पुश करते हैं आप किसी चीज़ को। और नकल का मतलब होता है आपके उंगलियों के नकल, समझते हो आप? उंगलियों के, है ना, आप उंगलियां ऐसे घुमा दोगे तो नकल्स बन जाएंगे ना, जिससे पंच बनता है, जो आप सामने वाले को मारते भी हो, पंच, है ना। तो ये जो नकल होते हैं ना, 1 2 3 4 5 हर उंगली के ऊपर, इसको बोलते हैं नकल। हिंदी में मुझे इसका समझ नहीं आ रहा मीनिंग क्या होता है, टखना बोलते हैं शायद इसको। तो रैप ऑन द नकल, इस इडियम का मतलब होता है किसी के लिए माइनर सी वार्निंग, स्कॉल्डिंग या पनिशमेंट। किसी आदमी को आप टोकते हैं, पनिशमेंट देते हैं, अपने से छोटे को, है ना, या आप उसको डांटते हैं किसी गलत काम पे। माइनर सा होता है, इसमें ज़्यादा मेजर कुछ नहीं होता, बस आप उसको एक्नॉलेज करके ये कहते हैं कि तुम गलत काम कर रहे हो, इसको बंद कर दो। तो ये इडियम है रैप ऑन द नकल्स। कह रहा है ऐसा ही रैप ऑन द नकल्स सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भारत सरकार को मिला है। समझ गए इस ईडियम को? अब ध्यान रखना, इस ईडियम को स्लैप ऑन द रिस्ट, इस दूसरे ईडियम से कंफ्यूज मत करना। स्लैप ऑन द रिस्ट का मीनिंग भी यही है, हल्का सा थप्पड़ आपकी रिस्ट पे, यानी कि आपकी बाजू पे, आपके हाथ पे। इसका मतलब भी यही है, छोटी सी पनिशमेंट, छोटी सी वार्निंग या छोटी सी स्कोल्डिंग। लेकिन दिक्कत यह है कि रैप ऑन द नकल्स और स्लैप ऑन द रिस्ट, इन ईडियम्स के फॉर्म को चेंज नहीं करना है। ऐसा ना हो कहीं ऐसा लिखा हो रैप ऑन द रिस्ट, स्लैप ऑन द नकल्स, तो जो जैसा बन गया वो वैसे ही इस्तेमाल होगा, वैसे ही यूज़ में लिया जाएगा। तो दोनों इडियम्स का मीनिंग तो सेम है, लेकिन रैप और स्लैप को मिक्स नहीं करना है। नकल के साथ में रैप, रिस्ट के साथ में स्लैप। आज के क्विज में मैंने इस पर क्वेश्चन भी बनाया हुआ है, दोनों इडियम्स की फॉर्म को आपको याद रखना है। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लताड़ लगाई है सरकार को, अब इसके टाइटल पैराग्राफ से पता लगेगा। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ ट्राइड टू होल्ड स्टेट्स एंड सेंटर टू अकाउंट ऑन मॉब वायलेंस। कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश की है, हैज़ ट्राइड, और क्या करने की? होल्ड करने की, अकाउंट। होल्ड समवन टू अकाउंट का मतलब होता है किसी को जिम्मेदार ठहराना, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को तय करना। सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश की है कि राज्यों और सेंटर को वो जिम्मेदार ठहराए, अकाउंट करे होल्ड पे, और किसके लिए? मॉब वायलेंस के लिए, भीड़ के द्वारा की जाने वाली हिंसा के लिए। समझ गए? सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट है, हैज़ ट्राइड इसकी वर्ब है। होल्ड समवन टू अकाउंट, ये एक फ्रेज होता है इंग्लिश में। होल्ड समवन टू, मैंने क्या लिख दिया, होल्ड समवन लिखना था ना, होल्ड समवन टू अकाउंट। इसका मतलब होता है किसी से अकाउंटेबिलिटी की डिमांड करना, किसी आदमी को रिस्पॉन्सिबल बनाना किसी काम के लिए, किसी से सवाल पूछना। ठीक है, चलिए। मॉब वायलेंस को आप मॉब लिंचिंग भी बोलते हैं। ये वर्ड आप बार बार लिंचिंग जो है इस आर्टिकल में देखेंगे। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं, इस आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालेंगे ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सकें बिना किसी इशू के। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें। साथ ही अपनी वाईटी की वेबसाइट भी लॉन्च हो चुकी है, जहां से आप ग्रामर, वोकैब सब कुछ कवर कर सकते हैं। yourenglishtutor.in, इसका लिंक भी मैं डाल दूंगा फर्स्ट कमेंट में। इस वेबसाइट को चला सकते हैं फ़ोन पे, अपने लैपटॉप पे। यहाँ पे आपको डेली क्विजेज मिलेंगे, है ना। ईडियम्स और फ्रेजेस की क्लासेस इसमें ऐड कर दी गई हैं। फिक्स प्रेपोजिशन मिल जाएंगी, क्रैश कोर्स मिल जाएगा ग्रामर का। तो जितना हो सके इस वेबसाइट का फ़ायदा उठाएं। आज से इस वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। जिन प्यारे बच्चों को मॉक टेस्ट पासिस की ज़रूरत है, तो टेक्स्ट बुक की सेल एक्टिव है। आज लास्ट डेट है इसको, जिसमें आपको 1 साल का मॉक टेस्ट पास मिल रहा है 314 रुपये के रिड्यूस्ड प्राइस पे। 70,000 मॉक टेस्ट से भी ज़्यादा इसमें अवेलेबल होंगे आपको, 700 से ज़्यादा एग्जाम्स के। तो अब एसएससी, बैंकिंग, सबका एक ही मॉक टेस्ट पास लेना है आपको, अलग अलग नहीं लेना। इसका प्रो वर्जन 449 में मिलता है, जिसमें आपको ये एडिशनल बेनिफिट होता है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी मॉक टेस्ट की फॉर्म में अटैम्प्ट कर सकते हैं। कोई भी पास आपको जो भी लेना हो, कमेंट सेक्शन में जाएं, लिंक पे क्लिक करें टेक्स्ट बुक के, और अपना कोड अप्लाई करें YT10।
जैसे इस कोड को लगाएंगे आपको मॉक टेस्ट पास दिखेगा 314 रुपये के अंदर, नॉर्मल वाला। और जो आपका दूसरा मॉक टेस्ट पास है वो आपको 499 का दिखाएगा, लेकिन कोड लगाने के बाद द प्राइस विल रिड्यूस टू 449। कमेंट सेक्शन में लिंक रखा है इफ़ यू नीड द पास। चलो जी, वो कैब शीट है अपनी आज की। शुरू करेंगे वॉन्टन से। वॉन्टन वर्ड के दो मीनिंग होते हैं, एडजेक्टिव है। पहला मीनिंग होता है कैजुअल एंड अनप्रोवोक्ड, ऐसी चीज़ जो बिना बेफालतू के नहीं हो जाती। सामने वाले को आपने कुछ कहा नहीं, वो आपसे लड़ाई कर रहा है, कैजुअल से लड़ाई कर रहा है, अनप्रोवोक्ड, अपने हिसाब से उसको करना है तो कर रहा है वो, तो इसको बोलते हैं वॉन्टन। दूसरा वॉन्टन का मतलब होता है कैजुअल इन सेक्सुअल एक्सप्रेशंस। इसका सीधा सा मतलब है ढीला कैरेक्टर वाला, ठीक है। अगर आप वॉन्टन हैं इस मामले में तो आप समझ गए ना, कैरेक्टर ढीले वाले हैं, सेक्सुअली आप जो है थोड़े से ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं, ज़रूरत से ज़्यादा, जितना ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा। यूज़ करके दिखा देता हूँ इस वर्ड को मैं। रैश ड्राइवर्स आर केयरलेस ऑफ देयर ऑन सेफ्टी एंड शो वॉन्टन डिसरिगार्ड फॉर द सेफ्टी ऑफ एवरीवन एल्स। रैश ड्राइवर जो हैं, तेज़ी से गाड़ी चलाने वाले या गलत गाड़ी चलाने वाले जो हैं, वो केयरलेस होते हैं अपनी खुद की सेफ्टी के लिए, साथ ही वो अनप्रोवोक्ड या कैजुअल सा वॉन्टन सा डिसरिगार्ड दिखाते हैं दूसरों की सेफ्टी के लिए भी। खुद की जान की भी फिक्र नहीं है और आसपास के लोगों की भी वॉन्टन डिसरिगार्ड होता है उनकी सेफ्टी के लिए। वॉन्टन को रेकलेस भी बोलते हैं, ठीक है। ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। हर वो चीज़ वॉन्टन है जो समझ गया दूसरे की परवाह नहीं कर रही, बस अपने हिसाब से चल रहा है, मेरा देख लूँ मैं, है ना, वॉन्टन। चलिए अगला वर्ड है इनडिफरेंस। ये वर्ड बना है डिफरेंस से। डिफरेंस का मतलब होता है फ़र्क, इनडिफरेंस का मतलब होता है फ़र्क ना पड़ने की अवस्था, लैक ऑफ कंसर्न और इमोशंस फॉर समथिंग। इनडिफरेंस टू योर करियर कैन कॉस्ट यू डियरली। अपने करियर के लिए जो लैक ऑफ कंसर्न है, अपने करियर के लिए जो चिंता की या इमोशंस की कमी है, वो आपको कॉस्ट कर सकती है, उसकी आपको कीमत चुकानी पड़ सकती है काफ़ी ज़्यादा, डियरली। डियरली का मतलब होता है वेरी एक्सपेंसिवली, बहुत ज़्यादा महंगी जो है आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अब जो ये वर्ड है ना इंडिफरेंस, इसको डिसइंटरेस्ट और नॉन शैलेंस भी बोलते हैं। आज ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे, नॉन शैलेंस, किसी भी चीज़ के लिए इनडिफरेंस या किसी भी चीज़ के लिए लैक ऑफ कंसर्न। केयरलेसनेस और एपैथी भी इसके सिनोनिम्स हैं। केयरलेसनेस का मतलब होता है एकदम ठंडा हो जाना, बस किसी चीज़ को देख करके कुछ आपके अंदर इमोशंस ही ना आना, एकदम वो पत्थर चट्टान नहीं हो जाती, पत्थर जैसा, वो होता है केयरलेसनेस। अगला वर्ड है अपना मैनेस। मैनेस का मतलब होता है अ सोर्स ऑफ ईविल और डेंजर। क्या मीनिंग हुआ इसका? एक ऐसी चीज़ जिसमें या तो ईवल हो, है ना, बुराई हो, या जिसमें डेंजर हो, खतरा हो। ड्रंक ड्राइवर्स आर मैनेस टू एवरीवन ऑन द रोड। ड्रंक ड्राइवर्स एक सोर्स ऑफ डेंजर या सोर्स ऑफ ईवल हैं हर आदमी के लिए सड़क पे, फॉर एवरीवन या टू एवरीवन ऑन द रोड। बुरी चीज़ को मैनेस बोलते हैं, ठीक है, जिससे आपको कुछ खतरा वतरा फील हो ना, मैनेस। चलिए, इसको पेरिल या डेंजर भी बोलते हैं। थ्रेट इसका एक कॉमन सा सिनोनिम है। जैसे आपकी गली में कुत्ते बहुत हैं, डॉग्स बहुत हैं, तो डॉग्स का मैनेस है आपकी गली में, बड़ा खतरा सा रहता है, हमेशा डेंजर रहता है। अगला वर्ड है सैक्रोसेंक्ट। ये वर्ड मैंने आपको ब्रेक करके बताया हुआ है। सैकड़ों मतलब हजारों, सैंक्ट से समझ ले संत। जहाँ पे हजारों संत होंगे वो जगह अपने आप ही होली और प्योर होगी, अपने आप ही वो जगह शुद्ध और पाक साफ होगी एकदम, समझ गए ना। होली को क्या बोलते हैं? पवित्र होगी। तो ऐसे इस वर्ड को आपको याद रखना है। सैक्रोसेंक्ट मतलब पवित्र जगह, शुद्ध जगह, कोई भी चीज़ हो जो पवित्र या शुद्ध हो। मैरिज हैज़ बीन अ सैक्रोसेंक्ट इंस्टीट्यूशन। शादी जो है वो एक पवित्र प्रथा है, इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। इंस्टीट्यूशन का मतलब वैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन भी होती है और किसी प्रथा को भी बोलते हैं, कोई प्रैक्टिस होती है ना समाज में जो चलती है, उसको भी अपने इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। चलिए, सैक्रोसेंक्ट को आप सेक्रेड भी बोल सकते हैं, सैंक्टिफाइड या इनवॉयलेबल भी बोल सकते हैं। इनवॉयलेबल मतलब जिसको वॉयलेट ना किया जा सके, जो अपने आप में इतना प्योर और होली हो जिसको उल्लंघन करना बड़ा मुश्किल हो। जो वर्ड आर्टिकल में आज आप देखेंगे, नया वर्ड आपके लिए। लास्ट वर्ड अपना बहुत ही प्यारा है, आज पहली बार आप इसको देख रहे हैं, यूफेमिज्म। यूफेमिज्म का मतलब होता है किसी चीज़ को जो खराब है उसको अच्छी भाषा में बोलने का तरीका। जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि कोई गुजर गया, है ना, किसी की डेथ हो गई, आप उसको ऐसा बोले कि मर गया, उससे अच्छा आप बोलेंगे गुजर गए, है ना, ही हैज़ पास्ड अवे। तो ये प्लेजेंट वे ऑफ सेइंग समथिंग, जो चीज़ वैसे बोलने में बड़ी रफ है। जैसे सीनियर सिटीजन इज़ अ यूफेमिज्म फॉर ओल्ड पर्सन। सीनियर सिटीजन जो है एक यूफेमिज्म है एक बूढ़े आदमी के लिए। तो किसी को बूढ़ा बुढ़ाऊ बोलने से अच्छा बोलेंगे ही इज़ अ सीनियर सिटीजन या शी इज़ अ सीनियर सिटीजन। तो समझ गए ना, अनप्लेजेंट चीज़ों को प्लेजेंट तरीके से बोलने का तरीका जो है, दैट इज़ कॉल्ड यूफेमिज्म। प्यारा वर्ड है ये भी। इसके लिए एक और वर्ड है हमारे पास, जेंटिलिज्म। दोनों एक ही बात है, जेंटिलिज्म और यूफेमिज्म। आप आर्टिकल में इस वर्ड को देखेंगे।
थोड़ी सी वोकैब आज की हैवी है, आप देख पा रहे होंगे। मैनेस भी नया वर्ड है आपके लिए, सैक्रोसेंट भी, यूफेमिज्म भी है ना, नॉन चैलेंज भी। तो कभी कभी ऐसे आर्टिकल आते हैं जहाँ पे कुछ नई वोकैब हमें देखने को मिलती है। चलो अब आर्टिकल पे आएंगे। जहाँ जहाँ ये वोकैब आएगी वहाँ पे आपका रिवीजन हो जाएगा। जल्दी से एक समरी देते हैं आपको आर्टिकल की, किस बारे में लिखा हुआ है आपको पता लगे। देखिए समरी ये है कि काउ विजिलेंटिज्म जो है ना, गोरक्षा, गोरक्षा के नाम पे किसी की जान ले लेना, भीड़ भीड़ के अंदर किसी आदमी को पीट पीट के मार डालना, अपने आप में ही बहुत हीनियस क्राइम है। किसी जानवर के लिए आप किसी इंसान की जो है हत्या कर रहे हो। और इसी चीज़ का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया था 2018 में, और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस बनाई थी इसको रोकने के लिए। लेकिन जिन स्टेट्स ने आज तक इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया है, उन सभी स्टेट्स को सुप्रीम कोर्ट ने आड़े हाथों लिया है। हमारा आर्टिकल ये भी बता रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट का अकेले का काम नहीं है कि इसको रोका जाए। काउ विजिलेंटिज्म को रोकने के लिए समाज को अवेयर होना पड़ेगा। अगर आप जानवर की रक्षा के नाम पे किसी इंसान की जान ले लेते हो तो आप एक सभ्य समाज नहीं हो, सभ्यता से अभी भी काफ़ी दूर हो। समाज को भी इस चीज़ को रियलाइज़ करना पड़ेगा कि इंसानी जान की कीमत हमेशा जानवर की जान की कीमत से ज़्यादा होगी। चलिए शुरू करेंगे आर्टिकल को। आज की टोन है वेलकमिंग। सुप्रीम कोर्ट की इस लताड़ जो लगाई गई है सेंटर को, इसको वेलकम किया जा रहा है। कह रहे जी इट इज़, शुरू कर रहे हैं। इट इज़ अ मैटर ऑफ शेम फॉर द यूनियन गवर्नमेंट and several state governments that the Supreme Court has had to remind them of their consistent failure in the past 5 years. इतना ही पढ़ लेते हैं, लंबा सेंटेंस है। कह रहे हैं जी ये मैटर ऑफ शेम है, ये एक शर्म वाली बात है। इट इज़ अ मैटर ऑफ शेम, और किसके लिए? केंद्र सरकार के लिए, यूनियन गवर्नमेंट के लिए, और कई सारी राज्य सरकारों के लिए, स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए। कौन सी बात? दैट वो ये कि सुप्रीम कोर्ट को हैज़ हैड टू करना पड़ा है रिमाइंड। देखिए हैव टू, हैज़ टू, हैड टू बताते हैं आपकी मजबूरी को। हैड टू रिमाइंड का मतलब किसी को रिमाइंड करवाने की मजबूरी होना, और हैज़ हैड ये स्ट्रक्चर आपको करवा भी देंगे। इसका मीनिंग होता है ये मजबूरी जो है लंबे वक्त तक होना, होते हुए आना। शर्म की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की ये मजबूरी बनती आई है, सुप्रीम कोर्ट को बार बार मजबूर होना पड़ा है रिमाइंड करवाने में, याद करवाने में। और किनको? इन स्टेट्स और यूनियन गवर्नमेंट को, देम को। और ये रिमाइंड करवाती है सुप्रीम कोर्ट, ऑफ लगा के बता रहा है, उनके लगातार इस नाकामयाबी को, कंसिस्टेंट फेलियर को, और जो आया है पिछले 5 सालों में, इन द पास्ट 5 years। और ये फेलियर किस चीज़ का है? फेलियर है एक्ट करने का अगेंस्ट, टू एक्ट अगेंस्ट द लिंचिंग ऑफ एंड मॉब वायलेंस अगेंस्ट मुस्लिम्स एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस बाय काउ विजिलेंटिस इन पर्टिकुलर। ये फेलियर है एक्ट अगेंस्ट करने का, एक्शन लेने का खिलाफ में लिंचिंग के और मॉब वायलेंस के, जो होती है मुस्लिम्स की और समाज के कुछ मार्जिनलाइज सेक्शंस की, और जो की जाती है गो रक्षकों के द्वारा, काउ विजिलेंटीज के द्वारा, खास करके इन पर्टिकुलर। समझ में आया सेंटेंस? तो इस शर्म की बात है सेंटर के लिए कि सुप्रीम कोर्ट 5 साल से इनको याद करवा रहा है कि आपको हमने कुछ कहा था वो करो, अभी भी आपने नहीं किया। आप आज भी ये गो रक्षकों के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हो, और ये गो रक्षक अभी भी मॉब लिंचिंग करने के लिए अच्छे से तैयार है ना। इनको मॉब लिंचिंग करने से रोकने वाला कोई भी नहीं है। सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखेंगे। इट आपका सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, सुप्रीम कोर्ट आपका सब्जेक्ट है, हैज़ हैड इसकी वर्ब है। अब ये हैज़ हैड क्या होता है, ये स्ट्रक्चर आपको समझा देते हैं। खुले दिमाग से समझोगे तभी समझ पाओगे, है ना। स्ट्रक्चर को समझो। देखो आपने परफेक्ट टेंस तो देखा ही है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस को कब बनाया जाता है? जब कोई काम काफ़ी वक्त से होता आ रहा हो, या कोई काम पास्ट में पूरा हो गया हो। मैं परफेक्ट टेंस के अंदर नहीं जाऊंगा, स्ट्रक्चर आपको सिर्फ याद करवा रहा हूँ। हैज़ प्लस V3, हैव प्लस V3 और हैड प्लस V3, प्रेजेंट में और पास्ट में। अब देखो ये परफेक्ट टेंस कभी कभी आपको इस स्ट्रक्चर तक ले जाता है, हैज़ हैड की तरफ। और वो कैसे ले जाता है? द फाउंडर ऑफ द बिजनेस हैज़ 30% स्टेक इन द कंपनी। जो फाउंडर है इस बिज़नेस का, उसके पास 30% स्टेक है इस कंपनी का, उसके पास 30% हिस्सेदारी है इस कंपनी में। अगर ये सेंटेंस ऐसे बनाया जाए तो बिल्कुल ठीक है। हैज़ आपकी यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सेंटेंस बना हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आई हैव ए पेन, शी हैज़ ए कार, यू हैव ए हाउस एंड द फाउंडर हैज़ 30% स्टेक। लेकिन दिक्कत ये है, अगर इस सेंटेंस के पीछे मैं यूँ लगा दूँ फॉर लास्ट 2 decades, पिछले 20 सालों से, आज नहीं है उसके पास, आज नहीं है उसके पास। समझो ये 30% स्टेक जो है पिछले 20 सालों से है। जब कोई काम पिछले काफ़ी वक्त से हो रहा हो, उस केस के अंदर अपने को या तो प्रेजेंट परफेक्ट को या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को यूज़ करना पड़ता है। इस केस में मैं परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं लगा पाऊंगा, क्योंकि हैव एक स्टेटिक वर्ब है,
और स्टेटिव वर्ब हमेशा परफेक्ट टेंस में आती है, कंटिन्यूस में नहीं आ सकती। हैज़ है, ओन है, पजेस है ना, ये सब स्टेटिव वर्ब्स हैं। तो कहने का मतलब क्या है, इस सेंटेंस को मुझे प्रेजेंट परफेक्ट में बदलना पड़ेगा। पिछले 20 सालों से मेरे पास या फाउंडर के पास 30% स्टेक है। तो कैसे किया जाए इसको परफेक्ट टेंस में चेंज? मैं एक काम करूँगा, बिजनेस के फाउंडर के लिए यहाँ पे लगा दूंगा एक हैज़, और ये जो हैज़ है मेन वर्ब, इसको मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर दूंगा। तो मैं लिखूंगा हैज़ हैड। फाउंडर है ना जो बिजनेस का, वो 30% स्टेक रखता आया है। ही हैज़ हैड 30% स्टेक ऑफ द कंपनी फॉर द लास्ट 2 ईयर्स या लास्ट 2 डेकेड्स। अब बनी ये स्ट्रक्चर समझ में आई? पहले में आपने बताया कि उसके पास 30% स्टेक है, दूसरे में ये बता रहे हो कि आज से नहीं है भाई, पिछले 20 सालों से है, वो रखता आया है। एक सेंटेंस और बनाते हैं इसका। द फैक्ट्री वर्कर्स हैव टू वर्क ओवर टाइम टू डिलीवर ऑर्डर्स। फैक्ट्री वर्कर्स को ओवर टाइम काम करना पड़ता है ऑर्डर्स को डिलीवर करने के लिए। दे हैव टू वर्क। जब आपको पता है हैज हैव हैड के बाद में टू इन्फिनिटिव आ जाए, आई हैव टू गो, दे हैव टू वर्क, ये आपकी मजबूरी को बताते हैं। तो ये हैव तो आप समझ गए, लेकिन ऐसा लिखूँ मैं, सन 2020 से फैक्ट्री वर्कर्स को ओवर टाइम करते आना पड़ रहा है। आज से नहीं कर रहे, 2020 से कर रहे हैं। टाइम ड्यूरेशन आ गई या पॉइंट ऑफ टाइम आ गया तो अगेन मुझे परफेक्ट टाइम का टेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और परफेक्ट टेंस के लिए मैं क्या लगाऊंगा, वर्कर्स के लिए यहाँ लगाऊंगा हैव, और ये वाला जो हैव है इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल दूंगा हैव के बाद, तो ये बन जाएगा हैव हैड। अगर इतना समझ गए तो ये स्ट्रक्चर आप समझ चुके हैं। हैज़ हैड हैव हैड में ये होती है हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, और ये होती है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए, अब ये आप ध्यान रखना है इसमें कि हमेशा हैज़ हैड ही होगा, हैज़ हैव नहीं हो सकता, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी ना परफेक्ट टेंस में। तो ये दूसरी वाली वर्ब हमेशा हैड होगी इस स्ट्रक्चर में। दिस वर्ब कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू एनी अदर फॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्ट्रक्चर यहाँ भी ऐसे बनी है। सुप्रीम कोर्ट को रिमाइंड करवाते आना पड़ रहा है, आज नहीं कर रही, करती आ रही है पिछले 5 सालों से। आगे बढ़ते हैं। ये विजिलेंटीज वर्ड देख लेना। विजिलेंटी का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो लॉ को अपने हाथ में ले ले, कानून को, कानून की रक्षा के लिए। आपने चोर देखा और चोर को खुद से ही उसका इंसाफ कर दिया, मार मार के, पीट पीट के, तो आप एक विजिलेंटी पर्सन है। कानून की नज़र में आप भी गुनहगार हैं अगर कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। कह रहा है जी, फॉलोइंग अ पिटीशन बाय द नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमेन हाईलाइटिंग दिस फेलियर, द कोर्ट हैज़ आस्क्ड द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, बिहार, एमपी एंड हरियाणा टू रिस्पॉन्ड टू इट। कह रहा है जी एक पिटीशन के बाद में, फॉलोइंग अ पिटीशन, पिटीशन का मतलब होता है याचिका, फॉलोइंग का मतलब होता है बाद में, आफ्टर। अच्छा, किसके बाद में? एक याचिका जो आई है नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमेन की, जो हाईलाइट करती है इस फेलियर को, लोगों की या सरकार की इस नाकामयाबियों को बताती है। कह रहे इसके बाद में कोर्ट ने पूछा है, कोर्ट हैज़ आस्क्ड, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, भारत के गृह मंत्रालय को, और फिर दूसरा इन सभी स्टेट्स को, महाराष्ट्र को, ओडिशा को, राजस्थान को, बिहार, एमपी और हरियाणा को। और क्या पूछा है? सेंटर ने बोला है कि आप रिस्पॉन्ड करें, इस पिटीशन का जवाब दें। तो ये पिटीशन जो है इन सभी स्टेट से, इस पिटीशन पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना जवाब मांगा है, कहने का मतलब ये। और क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट की वर्ब है हैज़ आस्क्ड, फॉलोइंग मतलब बाद में, पिटीशन आप समझ चुके हैं। हुआ ये, इन 2018 द कोर्ट इन तहसीन एस पूनावाला वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया had held that it was the sacrosanct duty of the state to protect the lives of citizens and that the authorities have the principal obligation to prevent vigilantism of any kind। कह रहा है जी 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा था। अब 5 साल हो गए ना, 2023 में तो सवाल पूछ लिया। 2018 में क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट ने एक केस था तहसीन एस पूनावाला और यूनियन ऑफ इंडिया यानी केंद्र सरकार। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को हेल्ड किया था, इस मामले को या इस बात को जोर देके कहा था। जब व्हेन यू होल्ड समथिंग ना, आप उस बात पे अड़े रहते हो, उस बात को बार बार जोर देके कहते हो। तो सुप्रीम कोर्ट इस बात को जोर देके कह चुका था कि ये जो थी ना, ये सैक्रोसैंक्ट ड्यूटी थी, ये पवित्र ड्यूटी थी, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सरकार की यानी स्टेट की, राज्य की, कि वो प्रोटेक्ट करे, महफूज करे जिंदगियों को, सिटीजन्स की। और ये चीज़ भी दैट कि अथॉरिटीज़ जो हैं, ये उनका प्रिंसिपल ऑब्लिगेशन है, मुख्य उनका जिम्मेदारी है, ऑब्लिगेशन मतलब जिम्मेदारी, कि वो प्रिवेंट करें, रोकें किसी भी प्रकार के विजिलेंटिज्म को, समाज में होने वाले किसी भी प्रकार के ऐसे काम को जिसमें लोग अपने हाथ में कानून लेते हैं। विजिलेंटी आपको मैंने बताया था,
विजिलेंटी मतलब ऐसा आदमी जो कानून को अपने हाथ में लेता हो, है ना, कानून को बचाने के लिए कानून अपने हाथ में लेता हो। और विजिलेंटी जो करता है उसी को हम बोलते हैं विजिलेंटिज्म। सेल्फ अपॉइंटेड लॉ एनफोर्समेंट इज कॉल्ड विजिलेंटिज्म। तो ये काम जो है दोनों सुप्रीम कोर्ट 2018 में कह चुकी है, दोनों बातें। समझ में आ गया? सबकी जान को प्रोटेक्ट करना है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। और पुलिस की जिम्मेदारी, अथॉरिटी की जिम्मेदारी है, किसी भी तरह का विजिलेंटिज्म समाज में हो उसको पहले ही उस आदमी को अरेस्ट कर लेना है ना। कोई आदमी यूँ ना बोले मैं तो काऊ रक्षक हूँ, मैं तो जान ले लूँगा किसी की भी पत्थर मार मार के। तो आप विजिलेंटिज्म ऐसा करते हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है आपको बंद करें, अंदर लॉकअप में डालें। गवर्नमेंट आपका सब्जेक्ट, कोर्ट आपका सब्जेक्ट है। हैड, हेल्ड इसकी वर्ब है, हैड प्लस में V3 लगाई गई है। जब कोर्ट किसी चीज़ को हेल्ड करे तो उस चीज़ को जोर दे के कहती है। इट की वर्ब है वॉज। सैक्रोसेंट का मतलब होता है पवित्र एंड प्योर, होली एंड प्योर। इसको आप सैंक्टिफाइड बोल सकते हैं, सेक्रेड बोल सकते हैं, होली बोल सकते हैं, रिवर्ड बोल सकते हैं। अथॉरिटीज़ की वर्ब है हैव। चलिए, तो ये 2018 में कोर्ट ने कहा था। फिर कोर्ट ने क्या किया था? इट हैड कम अप विद गाइडलाइंस विच इंक्लूडेड द डेजिग्नेशन ऑफ ए नोडल ऑफिसर इन ईच डिस्ट्रिक्ट who, with the identification of district blocks and villages where mob violence and lynching have occurred in recent years, and the help of police intelligence, would work towards tackling such incidences. बहुत लंबा सेंटेंस है, बहुत लंबा सेंटेंस है, देख रहे हो? कोई बात, इसके छोटे छोटे पीस करेंगे अपने। कह रहा है जी हुआ ये था कि ये जो है ना सुप्रीम कोर्ट, ये कम अप विद हुआ था। कम अप विद होना यानी किसी चीज़ के साथ इमर्ज होना, किसी चीज़ को लेकर के आना। ये लेकर के आया था, इमर्ज विद हुआ था। और किन के साथ में? उन गाइडलाइंस के साथ में जिसमें ये बातें इंक्लूडेड थी। और क्या क्या? कि डेजिग्नेशन करेंगे आप, डेजिग्नेट करना है किसी को, उपाधि देना, डेजिग्नेशन देना, है ना, किसी की नियुक्ति करना। तो इन गाइडलाइंस में लिखा हुआ था कि नियुक्ति की जाएगी, डेजिग्नेशन होगा एक नोडल पुलिस ऑफिसर का हर डिस्ट्रिक्ट में। एक पुलिस ऑफिसर जो है पुलिस का बनाया जाएगा हर ऑफिसर, हर जो है ज़िले में। और ये क्या काम करेगा? जो आदमी जो है हु आइडेंटिफिकेशन के साथ में जो है पहचान करने के साथ में डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक्स और विलेजेस की जहाँ पे इस तरह की घटनाएं हुई हैं, मॉब वायलेंस और लिंचिंग हैव अकर्ड हुई है पिछले सालों में, और हेल्प के साथ में पुलिस वालों की, पुलिस इंटेलिजेंस की। कह रहे ये नोडल ऑफिसर जो है ना वर्क करेगा इस काम के लिए, वर्क टुवर्ड्स करेगा टैकल करने के लिए ऐसे इंसिडेंट्स को। और ये होगा इन कोऑर्डिनेशन में, पूरे सहयोग के साथ में दूसरी गवर्नमेंट एजेंसीज़ के। तो मान लीजिए राजस्थान के अलवर ज़िले में कुछ हुआ है पहलू खान के साथ, तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद में अलवर में एक नोडल ऑफिसर तो होगा ही। और वो नोडल ऑफिसर क्या करेगा? जिस गांव में पहलू खान की हत्या की गई थी उस गांव के लोगों को जागरूक करेगा, वहाँ पे जा करके दूसरी एजेंसीज के साथ में मिल करके इंश्योर करेगा कि यहाँ पे ऐसे बदमाश तत्व जो हैं फिर से किसी की हत्या ना करें। तो ये इस नोडल ऑफिसर का काम था। और सुप्रीम कोर्ट ने बताया था जहाँ जहाँ हत्याएँ हुई हैं वहाँ इस नोडल ऑफिसर को एक्टिव रहना है। जहाँ एक बार हुई है वहाँ दूसरी बार भी हो सकती है ना, लोग तो उसी तरह के हैं वहाँ। चलिए, सेंटेंस आपने स्ट्रक्चर देख लिया। इट आया है सुप्रीम कोर्ट के लिए, कम अप विद करना, किसी चीज़ के साथ इमर्ज होना, इट की वर्ब है हैड कम अप विद। विच आया है गाइडलाइंस के लिए, विच की वर्ब है इंक्लूडेड। हु आया है ऑफिसर के लिए, हु की वर्ब है वुड वर्क, ये ऑफिसर जो है काम करेगा। वायलेंस और लिंचिंग दोनों की वर्ब है हैव अकर्ड, जो कि ये हो चुकी हैं, अकर कर चुकी हैं। इन कोऑर्डिनेशन विद यानी किसी के सहयोग में, किसी के साथ मिलजुल के। इसको इन कंजंक्शन विद, इन कोऑपरेशन विद, इन कोलैबोरेशन विद, इन टेंडम विद, इन सभी फ्रेजेस से बताया जाता है। आज देखो इन टेंडम विद नहीं आया ना, अगर यहाँ लिखना होता इसको इन टेंडम विद तो ये लिख देता, वो कभी ये लिख देगा इन सिंक विद। तो ये एक ही फ्रेजेस हैं, सभी के सभी मीनिंग सबका बराबर है। समझ में आ रहा है ना आर्टिकल यहाँ तक का? लंबे लंबे सेंटेंसेस हैं थोड़े। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कहा होगा। फिर क्या हुआ आगे? ये भी कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, दे वर ऑल्सो टू बी एडेड by the initiative of the Home Ministry and state governments in sensitizing law enforcement officials। कह रहा है इनको और एड भी किया जाना था, इन नोडल ऑफिसर को मदद भी की जानी थी इनिशिएटिव या कदम के द्वारा होम मिनिस्ट्री और स्टेट गवर्नमेंट्स के। तो इन ऑफिसर्स को मदद मिलती, ये कुछ इनिशिएटिव स्टेट गवर्नमेंट को और होम मिनिस्ट्री को लेने थे। और ये कदम किस चीज़ के थे? सेंसिटाइज करने के थे, संवेदनशील बनाने के थे, या एजुकेट करने के थे लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स को, पुलिस वालों को जो लॉ को इन्फोर्स करते हैं। और ये कदम थे एंड वार्निंग द पब्लिक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंगेजिंग इन मॉब वायलेंस और विजिलेंटिज्म अमंग अदर मेजर्स। और इसमें वार्न करने का काम भी था आम लोगों को उन कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में, उन परिणामों के बारे में जो है इंगेज करने के होते हैं, इन्वॉल्व करने के होते हैं मॉब वायलेंस और विजिलेंटिज्म में,
ऐसे दूसरे कई मेजर्स के साथ ही, दूसरे कई कदमों या उपायों के साथ ही। तो कई सारे उपाय करने थे जिससे इनको ऑफिसर्स को मदद मिलती। उनमें से 2 उपाय ये हैं। लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स को सबको सेंसिटाइज किया जाता कि काउ विजिलेंटिज्म को कैसे आप रोकेंगे, और लोगों को भी समझाया जाता कि इन घटनाओं में आप इंगेज करेंगे तो आपके लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। समझ गए? दे गिव अ वेवर, दे आया है नोडल ऑफिसर्स के लिए। सेंसिटाइज करना, किसी आदमी को एजुकेट करके समझाना, अच्छी और बुरी बातें किसी चीज़ की, दोनों पहलुओं को बताना। चलिए, ये सब काम 2018 में करने को बोला था लेकिन हुए नहीं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में बताएगा आपको ये हुए क्यों नहीं, क्या रीज़न है इसके पीछे। कह रहा है जी दैट लिंचिंग, मॉब वायलेंस एंड काउ विजिलेंटिज्म एंड इनकरेक्ट यूफेमिज्म फॉर क्रिमिनल्स engaging in wanton violence against minorities for the purported reason of transporting cattle for slaughter or cattle meat still happens since the judgment। सेंटेंस देख लो ये लंबा कितना है, इतना लंबा सेंटेंस है। तो यहीं तक पढ़ते हैं अभी जजमेंट तक, फिर आगे बढ़ेंगे। कह रहा है जी दैट ये बात की, कौन सी बात? कि जो लिंचिंग और मॉब वायलेंस है और जो काउ विजिलेंटिज्म है, जो मारने का काम है, भीड़ के द्वारा वायलेंस करने का, और काउ रक्षा का करने का जो काम है, कह रहे ये तीनों काम। और कह रहे काउ विजिलेंटिज्म क्या है, उसकी एक इसने डेफिनेशन भी दी है अलग से, इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं। काउ विजिलेंटिज्म के लिए इसने अलग से एक डेफिनेशन भी दी है। कह रहा है बात ये कि जो लिंचिंग और मॉब वायलेंस और गौ रक्षा है, कह रहा है ये आज, ये बीच वाला छोड़ रहा हूँ, दे स्टिल हैपन, ये तीनों घटनाएं आज भी हो रही हैं भारत में, स्टिल हैपन। और कब से? जब से ये जजमेंट हुई है, जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। और कौन सी बात? एंड लगा के बता रहा है, एंड लिटिल हैज़ बीन डन बाय द यूनियन गवर्नमेंट और द स्टेट्स इन क्वेश्चन। और ये बात भी कि लिटिल ही, ना के बराबर ही किया गया है, हैज़ बीन डन, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स के द्वारा जिनसे सवाल पूछा गया, स्टेट्स इन क्वेश्चन। और कहाँ पे? स्पेशली नॉर्थ इंडिया, खास करके उत्तर भारत में। कह रहा है ये बात जो है ना, दैट, कौन सी बात? लिंचिंग जो है आज भी होती है और ना के बराबर ही कदम उठाए गए हैं सरकारों के द्वारा। कह रहे ये बात जो है ना, दैट, ये दिस पॉइंट्स टू नॉन चैलेंज ऑफ द गवर्नमेंट, ये सरकारों की बेपरवाही की तरफ, नॉन चैलेंज की तरफ, इनडिफरेंस की तरफ इशारा करती है। लंबा सेंटेंस है लेकिन आपने इसको छोटा सा कर दिया ब्रेक करके। ये बीच वाला पूरा निकाल दो, इसको बाद में पढ़ना है, इसके बाद जो बच गया उसको पढ़ लो। कह रहे ये बात की कि लिंचिंग जो है वो आज भी होती है और ना के बराबर ही लिटिल जो है अभी तक किया गया। लिटिल जो है बिना अ या द के आ जाए तो इसका मतलब होता है ना के बराबर। ना के बराबर ही किया गया सरकारों के द्वारा, खास करके उत्तर भारत में। ये बात ही अपने आप में पॉइंट करती है, दैट पॉइंट्स नॉन चैलेंज या बेपरवाही की तरफ हमारी सरकारों की, हमारी गवर्नमेंट्स की। चलो अब बीच वाला देख लो, काउ विजिलेंटिज्म के लिए क्या बोला इसने। कह रहा है जी ये गलत यूफेमिज्म है। यूफेमिज्म समझ गए ना आप? किसी चीज़ को सही तरीके से बोलने का जो है अंदाज। मर गई की जगह पे गुजर जाना बोल देना, बुढ़ाऊ की जगह आपने सीनियर सिटीजन बोल दिया, बूढ़ा बोलने की बजाय। तो ये गलत यूफेमिज्म है, काउ विजिलेंटिज्म, उन क्रिमिनल्स के लिए, उन हत्यारों के लिए जो इंगेज करते हैं अनप्रोवोक्ड वायलेंस में, वांटन वायलेंस में, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ। और ये रीज़न होता है इनका प्रपोर्टेड, इनका कथित कारण ये होता है वायलेंस करने का, जो है ट्रांसपोर्ट करना जानवरों को, कैटल को, स्लॉटर के लिए, कैटल मीट के लिए। आप कहीं गाय ले जा रहे हो काटने के लिए और कहीं आप कैटल का मीट जो है, गाय का मीट बनाओगे, इसलिए आपको मारेंगे। तो ये काउ विजिलेंटिज्म जो है ना, इन्होंने गलत यूफेमिज्म दिया हुआ है। ये एक हत्या ही है, इंसानी हत्या, जिसको ये गौ रक्षा बोल देते हैं और इसको गलत वर्ड को सही जो है कपड़े पहनाने की कोशिश करते हैं ना। है तो ये गौ हत्या के नाम पे, मतलब किसी इंसान की हत्या, लेकिन इसको आप बोल देते हैं गौ रक्षा। समझ गए? तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। स्ट्रक्चर आप पूरी समझ चुके हैं। दैट की वर्ब है पॉइंट्स। लिंचिंग, वायलेंस और विजिलेंटिज्म की वर्ब है हैपन। लिटिल की वर्ब है हैज़ बीन डन। यूफेमिज्म मतलब गलत चीज़ को सही तरीके से बोलने का अंदाज। नॉन चैलेंज होता है आपका इनडिफरेंस, आपकी बेपरवाही। लंबे सेंटेंसेस लेकिन आसान है, ब्रेक कर दिया हमने, आगे बढ़ेंगे। कह रहा इट डज नॉट टेक डिटेक्टिव पावर्स टू नोट दैट द आइडियोलॉजी ऑफ द बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी एट द सेंटर इन मैनी ऑफ दीज स्टेट्स दैट अलाउ फॉर स्टीरियोटाइपिंग एंड डिमोनाइजिंग ऑफ द माइनॉरिटीज़ हैज़ ऑल्सो प्लेड इन टू दिस। कह रहे इस चीज़ के लिए भी डिडक्टिव पावर्स की ज़रूरत नहीं है। पावर मतलब ताकत, डिडक्टिव मतलब एनालिटिकल। कह रहे जी इसके लिए भी हमें विश्लेषण वाली ताकतों की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को नोट करने के लिए कि जो विचारधारा है, जो सोचने का तरीका है, आइडियोलॉजी है भारतीय जनता पार्टी की सेंटर में
और कई सारी स्टेट्स में, कई सारे राज्यों में, कई सारे इन स्टेट्स में जो कि अलाउ फॉर करते हैं, जो कि इजाज़त देते हैं। और किस चीज़ के लिए? स्टीरियोटाइप करने के लिए और डिमोनाइज करने के लिए। स्टीरियोटाइप करना, किसी किसी घिसी पिटी बात को बार बार बोलना। मुस्लिम्स तो ऐसे होते हैं, गाँव को काटते हैं। तो आप स्टीरियोटाइप कर रहे हो पूरे मुस्लिम्स की जो रिलीजन को, जो आप स्टीरियोटाइप कर रहे हो, है ना। किसी चीज़ को आप कैटेगराइज कर देते हो, ये तो ऐसा ही है जी, ये तो ऐसा ही है। तो ये वही आइडियोलॉजी है जो अलाउ करती है कि आप स्टीरियोटाइप करें और डिमोनाइज करें। डिमोनाइज करना यानी किसी चीज़ को गलत बताना, विकेट बताना। और किसको? माइनॉरिटीज़ को, अल्पसंख्यकों को। कह रहा है इस आइडियोलॉजी ने भी ना प्ले किया है इस पूरे मामले में, इसकी भूमिका भी रही है। तो ये नोट करने के लिए कोई विश्लेषणात्मक पावर्स की ज़रूरत नहीं है आपको, कि इसी आइडियोलॉजी की वजह से लोगों को बढ़ावा मिलता है कि आप उन पर अटैक कर सकें, मुस्लिम्स और माइनॉरिटीज़ पे। आप उनको स्टीरियोटाइप और डिमोनाइज कर सकें, है ना। आप उनको दिमाग में, अपने दिमाग में बना लें कि ये क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, ज़रूर गाय खाता होगा, या ये डीमन आदमी है, बड़ा शैतान आदमी है, इसके तो हमें लिंचिंग कर ही देना है। सेंटेंस आप समझ चुके हैं। इट की वर्ब है डज नॉट टेक, डिडक्टिव मतलब एनालिटिकल। आइडियोलॉजी की वर्ब है अलाउज फॉर। व्हेन यू अलाउ फॉर समथिंग, तब आप उस चीज़ को बड़े आसानी से अंजाम देने के लिए, है ना, अलाउ कर देते हैं उसको। अंजाम, उसके लिए आप जो है ना रास्ता बना देते हैं कि उसको अंजाम दिया जा सके। सॉरी, आइडियोलॉजी की वर्ब है हैज़ प्लेड, ठीक है। अलाउज फॉर जो है वो दैट की वर्ब है। दैट आइडियोलॉजी के लिए है ऑफ कोर्स, लेकिन दैट जो है रिलेटिव प्रोनाउन, इसकी वर्ब है अलाउज फॉर। आइडियोलॉजी खुद की वर्ब यहाँ नीचे रखी हुई है, हैज़ प्लेड इनटू। करे जी बिसाइड्स विजिलेंटिज्म, सोशल एंड इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी हैव ऑल्सो टेकन रूट इन स्टेट्स वेयर दे रिसीव पॉलिटिकल पैटर्नेज। कह रहे विजिलेंटिज्म के साथ साथ सोशल और इकोनॉमिक बॉयकॉट जो है, सामाजिक और आर्थिक बॉयकॉट जो है, बॉयकॉट समझते हैं ना, किसी को वो कर देना, बाहर अलग कर देना, काट देना, सेपरेट कर देना, माइनॉरिटी कम्युनिटी का। कह रहे ये भी टेक रूट कर चुका है उन राज्यों में, ये भी घर कर चुका है उन स्टेट्स में जहाँ पे वो रिसीव करते हैं पॉलिटिकल पैटर्नेज को, जहाँ पे इन लोगों को पॉलिटिकल पैटर्नेज मिली हुई है, ठीक है। जो बीजेपी की स्टेट्स हैं जहाँ पे बीजेपी का रूल है, पॉलिटिकल पैटर्नेज जहाँ काउ विजिलेंटिज्म को मिली है, वहाँ पे मुस्लिम्स का बॉयकॉट कर दिया जाता है सामाजिक और आर्थिक तौर पे। बॉयकॉट जो है इसकी वर्ब है हैव टेकन, दे की वर्ब है रिसीव, है ना। दे आया इन लोगों के लिए। पैट्रोनेज का मतलब होता है किसी का सपोर्ट, किसी की स्पॉन्सरशिप, किसी की प्रोटेक्शन, है ना। आपको अगर कहीं प्रोटेक्शन मिलती है तो वहाँ आपको पैट्रोनेज भी मिली हुई है। चलिए, मुश्किल तो नहीं लग रहा ना? थोड़ा मुश्किल है पढ़ने में, लेकिन नया है, थोड़ा अपने को ऐसी चीज़ों को पढ़ना चाहिए जो अपने को चैलेंज करें। आगे करें, द कोर्ट इज़ राइट इन इशूइंग ऑर्डर्स टू एजेंसीज ऑफ द स्टेट इन होल्डिंग देम टू अकाउंट फॉर द नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गाइडलाइंस इन 2018 जजमेंट। कह रहे कोर्ट इस मामले में भी राइट है, सही है, जो मामला है इशू करने का ऑर्डर्स को, स्टेट की एजेंसीज़ को, सरकारी एजेंसीज़ को, और किस चीज़ में? उनको होल्ड करने में, अकाउंट कर, होल्ड समवन टू अकाउंट, किसी को जिम्मेदार बनाना। और किसके लिए? नॉन इम्प्लीमेंटेशन के लिए, सही से अमल में ना लाने के लिए इन गाइडलाइंस को, जो 2018 जजमेंट में आई थी। तो बिल्कुल सही बात है कोर्ट की, जो कोर्ट ने राज्यों को सही, जो जिम्मेदार ठहराया जिन्होंने अभी तक इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया है। कोर्ट की वर्ब है इस। होल्ड समवन टू अकाउंट देख ही चुके हैं, किसी को जिम्मेदार ठहराना। कह रहा है जी हाउएवर इट रिक्वायर्स नो लेस देन कंसर्टेड सिविल सोसाइटी एक्शन टू टैकल द menace of mob violence and vigilantism by sensitizing people towards fraternal relations with other communities। कह रहा है हालांकि इसके लिए ज़रूरत होती है, इट रिक्वायर्स, किसी भी कंसर्टेड एफर्ट से कम एफर्ट की नहीं, नो लेस देन कंसर्टेड सिविल सोसाइटी एक्शन। सिविल सोसाइटी मतलब सभ्य समाज, एक्शन मतलब हरकत, कदम, और कंसर्टेड का मतलब होता है जी मिला जुला, कोऑपरेशन वाला। कह रहा है हालांकि इस चीज़ के लिए ये जो सुप्रीम कोर्ट कर रही है ना, इससे कंसर्टेड एक्शन से कम और कुछ नहीं चाहिए इसको। समाज से इसको एक्शन आना ही पड़ेगा, अगर वो नहीं आएगा तो सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकती। और ये एक्शन आएगा टैकल करने में इस माइनस को, इस बुरी चीज़ को, सोर्स ऑफ डेंजर को, जो मॉब वायलेंस और विजिलेंटिज्म का है। और टैकल इसको ऐसे करना है कि आप लोगों को सेंसिटाइज करें, एजुकेट करें, संवेदनशील बनाएं। और किस चीज़ के लिए? भाईचारे वाले रिश्तों के लिए, फ्रेटर्नल रिलेशंस के लिए, दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ में, विद अदर कम्युनिटीज़। और दूसरा काम क्या? एंड अवॉइडिंग टाइप कास्टिंग दैम एज अदर, और अवॉइड करने की तरफ कि वो उनको टाइप कास्ट करें, उनको कैटेगराइज करें, स्टीरियोटाइप करें, दूसरा बना करके, अदर बना करके। टाइप कास्ट आप जब किसी चीज़ को कर देते हो, स्टीरियोटाइप कर देते हो, आप उसको वैसा ही बोल देते हो, उस कैटेगरी में डाल देते हो। तो अब अदर की कैटेगरी में डाला ही ना, ऐसा आप अवॉइड करें, किसी को भी अदर ना बोलें, सब हमारे भाई बहन हैं, फ्रेटर्निटी वाले रिलेशंस हैं। तो ये सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है।
इट की वर्ब है रिक्वायर्स। इस सेंटेंस का भाव ये है, मीनिंग ये है कि सुप्रीम कोर्ट अकेला कुछ नहीं कर सकता, लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा कि कुछ नहीं रखा काउ विजिलेंटिज्म में, गाय के लिए किसी इंसान की जान ले लेते तो आपको आपका भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा। फ्रेटर्नल रिलेशंस होंगे, किसी को दूसरे को अदर मत मानो, अपना मानो, मुस्लिम्स हिंदू को माने, हिंदू मुस्लिम्स को माने, यही इलाज है लॉन्ग टर्म में इस तरह की बीमारियों का, समस्याओं का। इट की वर्ब रिक्वायर्स। मैनस का मतलब सोर्स ऑफ डेंजर। फ्रेटर्नल मतलब भाईचारे वाला, है ना। ये वर्ड बना है फ्रेटर्निटी से। भाईचारा को अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रेटर्निटी, वैसे तो ब्रदरहुड भी बोलते हैं, ब्रदरहुड, और वैसे इसके लिए एक वर्ड है अपने पास फ्रेटर्निटी। तो फ्रेटर्निटी से अपन ने फ्रेटर्नल बना दिया, भाईचारे भरा हुआ, समझे ना। अब मुझे बताओ बहनचारा के लिए कौन सा वर्ड है। कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जहाँ पे सिर्फ लेडीज़ हों तो वहाँ पे भाईचारा तो नहीं बोल पाएंगे, भाई तो कोई है ही नहीं वहाँ। तो ऐसी लेडीज़ के ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो एकता होती है, बहनचारा होता है, उसके लिए कौन सा वर्ड है, लिख दूँ यहाँ, वन वर्ड है, सोरोरिटी। याद रखना इसको, ठीक है, फ्रेटर्निटी और सोरोरिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे करें, इन तमिलनाडु फॉर एग्जाम्पल वेयर हिस्टोरिकली सेकुलर एंड रैशनल मूवमेंट्स वर एक्टिव सच इंसिडेंट्स आर रेयर। कह रहे जी तमिलनाडु में अगर देखें फॉर एग्जांपल, जहाँ पे पब्लिक अवेयर है इस चीज़ के लिए, कह रहे जहाँ पे ऐतिहासिक तौर पे धर्मनिरपेक्ष और लॉजिकल मूवमेंट्स जो हैं वो एक्टिव रही हैं, ऐसी मूवमेंट, ऐसी पॉलिटिकल पार्टियाँ एक्टिव रही हैं जहाँ पे सेकुलरिटी रही है और रैशनल थिंकिंग रही है। कह रहे इस स्टेट में अगर आप देखें ना, ऐसे इंसिडेंट्स ना के बराबर होते हैं, सच इंसिडेंट्स आर रेयर, क्योंकि लोग वहाँ पे जागरूक हैं, समझते हैं इस चीज़ को कि कुछ नहीं रखा किसी की हत्या लेने में। मूवमेंट्स की वर्ब है वर, है ना, मूवमेंट्स की वर्ब है वर, इंसिडेंट्स की वर्ब है आर। कह रहे एंड इफ दे अकर या दे डू अकर डोमिनेंट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स फेस आउटरीच फ्रॉम सिविल सोसाइटी। कह रहे और जब वो होते भी हैं ऐसी घटनाएं, तो समाज के जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, नेता हैं, और जो डोमिनेंट हैं, ऐसे नेता जो कि पावर में बैठे हैं, वो नेता फेस करते हैं गुस्से को, आउटरीच को सिविल सोसाइटी से, सभ्य समाज से। समाज ही नेताओं को पकड़ लेता है, अगर ऐसी कोई घटना हो जाए तो समाज ही नेताओं से पूछता है कि आपके होते हुई कैसे, हमारे तमिलनाडु में ऐसी हिंसा की ज़रूरत ही क्या है। दे की वर्ब है डू अकर, दे आया है इन घटनाओं के लिए। रिप्रेजेंटेटिव्स की वर्ब है फेस, रिप्रेजेंटेटिव मतलब ऐसा आदमी जिसको आपने वोट डाला है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव आपका नेता। आउटरेज का मतलब होता है एक्सट्रीम एंगर, फ्यूरी, या है ना किसी चीज़ को लेकर के रैथ, एक्सट्रीम रैथ। कह रहे प्रिवेंटिंग एट्रोसिटीज ऑफ द काइंड दैट मोब वायलेंस रीक्स ऑन ऑर्डिनरी सिटीजन्स कैन नॉट बी लेफ्ट टू जस्ट जुडिशियल फिएट। अब ये बहुत अच्छी लाइन है। प्रिवेंट करना इन एट्रोसिटीज़ को, इन क्रूअल्टीज़ को, इस जंगलीपने को, और कह रहे हैं उस तरह का जंगलीपना जो मोब वायलेंस जो है रीक करती है, इम्पोज करती है, रखती है। रीक करना, इम्पोज करना, इन्फ्लिक्ट करना, और किस पे, आम आदमी पे, ऑर्डिनरी सिटीजन्स पे। कह रहा है ऐसी जंगलीपने को जो मॉब वायलेंस से आता है आम आदमी के लिए, कह रहा है ये रोकने का जो काम है ना, प्रिवेंट करने का काम, ये नहीं छोड़ा जा सकता। इट कैन नॉट बी लेफ्ट टू खाली जुडिशियल फेयर तक, खाली न्यायिक जो है ऑर्डर्स तक या कमांड तक। सुप्रीम कोर्ट के अलावा समाज को भी जगना पड़ेगा इस तरह की जो है घटनाओं को रोकने के लिए, इनके बुरे कॉन्सिक्वेंसेस को समझने के लिए। प्रिवेंटिंग एट्रोसिटीज़ की वर्ब है कैन नॉट बी लेफ्ट। व्हेन समथिंग इज़ लेफ्ट टू समथिंग, आप उस चीज़ को उस दूसरी चीज़ पे छोड़ देते हो, तो इट कैन नॉट बी लेफ्ट टू जुडिशियल फिएट। फिएट का मतलब होता है कमांड या ऑर्डर। वायलेंस यानी हिंसा, इसकी वर्ब है रीक। रीक ऑन करना, इन्फ्लिक्ट ऑन करना, इम्पोज ऑन करना, गलत चीज़ को दूसरे आदमी पे रखना। व्हेन आई इन्फ्लिक्ट वायलेंस ऑन यू या रीक वायलेंस ऑन समबडी, तो मैं उस आदमी के साथ वायलेंस कर रहा हूँ, गलत, समझ गए ना, हिंसा उसके ऊपर मैं थोप रहा हूँ। चलिए, पढ़ने में आर्टिकल थोड़ा मुश्किल था, लेकिन ठीक है, कभी कभी ऐसा आर्टिकल आता है ना तो आपका जो है मेंटल ओरिएंटेशन हो जाता है, सब कुछ आसान आपको नहीं लगता। इसीलिए इस आर्टिकल को जुलाई 31 वाले को मैं 7 अगस्त को आपको करवा रहा हूँ। जल्दी से अपना क्विज देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट को आप इन्फर कर सकते हैं या डिड्यूस कर सकते हैं या निष्कर्ष को निकाल सकते हैं इस पैसेज से, और वो निष्कर्ष है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की इफ़ेक्टिवनेस को लेकर के, काउ लिंचिंग्स को जो है, लिंचिंग के इंसिडेंट्स को कर्ब करने में, कंट्रोल करने में। तो क्या कहा जाए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस जो हैं वो कितनी असरदार रही हैं, इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट को आप निष्कर्ष को निकाल सकते हैं। ये बहुत असरदार रही हैं, ये बिल्कुल असरदार नहीं रही हैं, सब ने इनको माना है या किसी ने भी इनको नहीं माना। तो सही स्टेटमेंट को आपको चूज़ करना है, मीनिंग हिंदी में निकालो, फिर स्टेटमेंट को चूज़ करके मुझे बताओ। अब मैं यहाँ बता दूंगा तो फिर आप कर नहीं पाओगे। पॉज करो वीडियो को, खुद से चारों स्टेटमेंट पढ़ो और सही मीनिंग अपना निकालो।
वीडियो के फर्स्ट कमेंट में बिल्कुल नीचे जाओ, कमेंट सेक्शन में मैंने अपना आंसर डाल दिया है। सेकंड में आपसे पूछा है ये पैसेज क्या सजेस्ट करता है एक पॉसिबल रीज़न के तौर पे कंटिन्यूएशन के लिए लिंचिंग और मॉब इंसिडेंट्स को माइनॉरिटी के खिलाफ 2018 की जजमेंट के बावजूद। ऐसा कौन सा कारण है कि 2018 की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आ गई, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि इसको रोकना है, फिर भी घटनाएं हो रही हैं। इन चारों में से सबसे बड़ी बदमाशी किसकी है? स्टेट्स की बदमाशी है, सेंटर की बदमाशी है, सुप्रीम कोर्ट की कमी है, या लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, या पुलिस वालों की असक्षमता है? समझ गए? अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, मेंस लेवल का। खुद से अपना आंसर निकालो पहले, फिर मैंने फर्स्ट कमेंट में आंसर डाला है, वहाँ से मैच करो। रैप ऑन द रिस्ट आपसे इस इडियम का मीनिंग पूछा है, ऑफ कोर्स आपको आता ही होगा। फिर वन वर्ड पूछा है आपसे, ऐसा आदमी जो कानून को अपने हाथ में ले ले कानून की ही रक्षा के लिए, है ना, अपने हाथ में कानून को लेना चाहे कि मैं कानून की रक्षा करूँगा, तो उस आदमी को क्या बोलते हैं? पाँचवें में आपसे पूछा है किसी गलत चीज़ को सही तरीके से कहने का जो अंदाज़ है उसके लिए क्या वन वर्ड है? छठवें में आपसे पूछा है मैनेस वर्ड का सिनोनिम वांटन, सैक्रोसैंक्ट, सोर्स ऑफ डेंजर या नॉन चैलेंज। चारों ही वर्ड्स के मीनिंग आपको आने चाहिए और फिर मैनेस का आप सही मीनिंग कनेक्ट करेंगे, है ना। मान लो आपको बी लगता है तो ए, सी और डी भी आपको पता होना चाहिए इनके मीनिंग्स क्या हैं। चलिए 7, 8 के अंदर आपको 2 एरर्स मिलेंगी। पहली एरर आपको मिल सकती है यहाँ पे इस ईडियम के अंदर, और दूसरी एरर आपको मिल सकती है इस स्ट्रक्चर के अंदर। फर्स्ट कमेंट में आंसर रखें, चेक करो आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले, ज़रूर से बताना, है ना। मुलाकात लेंगे आपसे कल की क्लास में। वेबसाइट को जाके चेकआउट करें और आज से ही जितना हो सके इस वेबसाइट से ग्रामर और वोकैब के लिए अपने आप को तैयार करें। ये क्रैश कोर्स की तरह वेबसाइट बनाई गई है, जल्दी जल्दी आप इसमें कुछ घंटे जो है अपने स्पेंड करके अपनी ग्रामर वोकैब को एग्ज़ाम के लिए रेडी कर सकते हैं। अंटिल देन